दोस्तों नमस्कार। पॉलिटी 2020 में मैं आशीष एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से आ गया हूं और हम इस बार डिस्कस करने वाले हैं अपने पॉलिटी 2020 चैनल में फाइनेंस कमीशन के बारे में। यूँ तो आपने बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पे सुने होंगे, हो सकता है ऑफलाइन आपने अपने कोचिंग संस्थान में पढ़े हों या आपने लक्ष्मीकांत और अदर बुक में आपने पढ़ा हो, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इन डिटेल फाइनेंस कमीशन के बारे में ले जाऊंगा। और यहाँ अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो ये मान के चलना आप आईएएस का प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हो या फिर पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हो या एसएससी का पेपर दे रहे हो या फिर जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनका पेपर आप सॉल्व करने बैठोगे, जब मॉक सॉल्व करने बैठोगे या फिर परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो यहीं से आने वाला है। तो बहुत ध्यान से हम फाइनेंस कमीशन को, वित्त आयोग को समझेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि फाइनेंस कमीशन बॉडी कैसी है। दोस्तों, जब भी हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो बहुत डेप्थ में हमें वो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। वो जमाने चले गए जब सीधा सीधा क्वेश्चन आया करता था। तो फाइनेंस कमीशन है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये हमें अपने दिमाग में बैठा लेना है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का हिस्से का बंटवारा करना। मैं फिर रिपीट करता हूं, जो भी टैक्स कलेक्शन होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में किस हिसाब से बांटा जाना है, इसके बारे में जो डिसीजन लेता है वो लेता है फाइनेंस कमीशन। डिसीजन लेने का मतलब डिसाइड करता है कि इस हिसाब से बंटवारा होना चाहिए, डिसाइड करता है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है दोस्तों, जो कि दिशा निर्देशन करता है केंद्र सरकार का कि भाई आप पैसे को इस हिसाब से बांटो। सपोज करिए कि 100 रुपए टैक्स में कलेक्ट हो रहे हैं, 100 रुपए टैक्स के रूप में कलेक्ट हो रहे हैं, तो ये डिसाइड करेगा कि इसका जो 41% हिस्सा है वो स्टेट के पास जाएगा और बचा हुआ हिस्सा सेंटर के पास रहेगा। टैक्स कलेक्शन हमारे पास कई तरीके के होते हैं, उस पर भी मैं भी आता हूं। अगर इसको थोड़ा सा और डेप्थ में मैं बात करूं तो ये एक मेथड बताता है। फाइनेंस कमीशन एक मेथड बताता है, ये एक फॉर्मूला बताता है कि हमें कैसे टैक्स का बंटवारा करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके बारे में आप 280 आर्टिकल में पढ़ोगे। आर्टिकल 280 में इसके बारे में दिया हुआ है। चूंकि ये आर्टिकल में दिया हुआ है इस बॉडी के बारे में, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कोई भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तब होगी जब उसके बारे में संविधान के किसी अनुच्छेद में दिया होगा। एक लाइन हमको और बहुत ध्यान देनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो ये है ही दोस्तों, इसी के साथ साथ ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। इसको याद रखना। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि आपका जो फाइनेंस कमीशन है वो कैसी बॉडी है, ये एमसीक्यूज आता है। सपोज करिए ऑप्शन ए देता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नंबर 2 ये एक एडवाइजरी बॉडी है, नंबर 3 ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, और नंबर 4 ऑल ऑफ एबव ऑप्शन होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि दोस्तों ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, एडवाइजरी बॉडी भी इसको कह सकते हैं, और इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कह सकते हैं। तो इसलिए ऑल ऑफ एबव इसका आंसर होगा। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब थोड़ा और आगे मैं चलता हूं कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो हर 5 साल में, वो एवरी 5th ईयर या फिर उससे पहले, और एट सच अर्लियर टाइम्स ही कंसीडर्स नेसेसरी। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में इस बात को बोलूं कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो हर 5 साल में या फिर 5 साल से पहले भी वित्त आयोग का गठन करते हैं।
वित्त आयोग गठित करते हैं। इसमें यानी कि एफसी में, फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होंगे और 4 अलग अलग मेंबर होंगे जो कि डिफरेंट फील्ड से रिलेट करते होंगे। वो डिफरेंट फील्ड कौन सी है, मैं अभी जैसे ही स्लाइड आगे बढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, एक चेयरमैन होंगे इसमें एफसी में, और 4 अदर मेंबर होंगे जिनको अपॉइंट कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहब, यानी कि हमारे राष्ट्रपति साहब उसको अपॉइंट करेंगे। हमने 3-4 चीजें पढ़ ली यहाँ पे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस का बंटवारा करना। एक मेथड बताते हैं कि किस मेथड से बंटवारा होगा, वो मेथड भी आपको मैं इस वीडियो के अंत तक आते आते पूरा क्लियर कर दूंगा। हाँ, एक चीज और, स्टेट के बीच में भी ये टैक्सेस का बंटवारा करता है। जो एफसी होता है हमारा, वो सेंटर और स्टेट के बीच में तो टैक्सेस का बंटवारा करता ही करता है, और स्टेट के बीच में भी टैक्सेस का बंटवारा वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन करता है। आर्टिकल कौन सा है, 280, अपने दिमाग में बैठा लें इस चीज को। कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन एवरी 5 ईयर और बिफोर दैट। और इसमें एफसी कंसिस्ट अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 280 अपने दिमाग में तो बैठाना ही बैठाना है, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं 1-2 आर्टिकल और बताता हूं जो इससे रिलेट करते हैं एफसी से। तो आर्टिकल 280 का काम क्या है, इसका काम है प्रोवाइड मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की क्या क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आर्टिकल 280 आपको बताता है। आर्टिकल 281 रिकमेंड, क्या रिकमेंड करता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो ये 2 आर्टिकल अपने दिमाग में बैठा लेना कि जो 280 है वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस कमीशन के बारे में बताएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इसकी, और 281 जो है वो रिकमेंडेशन और जो फाइनेंस कमीशन है उसके बारे में बताता है। अगली लाइन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, आर्टिकल 270 के बारे में जान लेना, शेयरिंग ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। मैं फिर रिपीट करता हूं, आर्टिकल 270 हमें किस चीज के बारे में बताता है, आर्टिकल 270 हमें बताता है शेयरिंग ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। कैसे टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस, जो केंद्र हमारा यानी कि भारत सरकार जो कलेक्शन करती है टैक्सेस का, भारत सरकार, राज्यों की बात यहां नहीं कर रहा है, यहां हम बात कर रहे हैं भारत सरकार, सेंटर, जो सेंट्रल टैक्सेस होते हैं, जो सेंटर लगाता है टैक्सेस को, उसकी शेयरिंग कैसे होगी उसके बारे में आर्टिकल 270 बताता है। वहीं 275 आर्टिकल की अगर हम बात करें तो वो ग्रांट इन एड ऑफ रेवेन्यूज के बारे में बताता है। दोस्तों, ग्रांट मिलती है, आपको पता ही होगा, ग्रांट दी जाती है राज्यों को, जैसे कोई वहां पर अकाल पड़ जाए या कोई तूफान उफान बहुत ज्यादा डेथ कैजुअलिटीज हो जाती हैं, तो इस तरह के केसेस में वहां पे मान लीजिए फंडिंग करता है केंद्र, उनको एड सहायता देता है। तो ये सब चीजें किसमें आती हैं, आर्टिकल 275 बता देता है ग्रांट एंड एड के बारे में। एड माने होता है सहायता। तो अब हम अगले बढ़ाओ इस चीज के बारे में है हमारा कि हमको वित्त आयोग की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये अब हम इस बारे में जानेंगे कि वित्त आयोग की जरूरत हमको क्यों पड़ी। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे स्लाइड में मैंने नोट किए हुए हैं, आप देख सकते हो कि भारत की जो संघीय प्रणाली है वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति तथा कार्यों के विभाजन की अनुमति देती है, हमें मालूम ही है। और इस आधार पर जो कराधान की शक्तियों को भी केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। जो संघीय प्रणाली है हमारे भारत देश की, वो केंद्र और राज्यों के बीच उन्होंने शक्ति को बांट रखा है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, शक्ति को बांटना, जैसे पुलिस प्रशासन होता है वो राज्यों के अधीन आता है, सुरक्षा व्यवस्था, तो और कुछ अधिकार राज्यों के दे दिए गए हैं, राज्यों को कुछ अधिकार केंद्र को दे दिए गए हैं।
उसी तरह जो कराधान की बात करें, टैक्सेस की अगर हम बात करें, तो टैक्सेस को कैसे केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाएगा, इसलिए इसको डिसाइड करने के लिए एफसी की क्या करी, हमको जरूरत पड़ी। अगली लाइन देखो इस स्लाइड में कि राज्य विधायिकाओं को अधिकार है कि वे स्थानीय निकायों को अपनी कराधान शक्तियों में से कुछ अधिकार दे सकती हैं। इस लाइन का मतलब समझ लो क्या है। यूं तो आपने किताबों में ये सब चीजें बहुत पढ़ी होंगी, मेरा विश्वास है, अब उसको समझ भी लो, पढ़ा तो बहुत कुछ है। जैसे आपने देखा होगा पंचायती राज, अगर आपने पढ़ा हो, वो टॉपिक भी मैंने अपने लेक्चर में कवर किया है, जाना पॉलिटी के लेक्चर्स में, मेरे सारे लेक्चर्स में, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देखना, उस वीडियो को। पंचायती राज के बारे में बनाया हुआ है मैंने। जैसे ग्राम पंचायत होती हैं निचले लेवल पे, फिर आपने देखा होगा उसके ऊपर पंचायत समिति होती हैं, फिर उसके ऊपर जिला पंचायत होता है, सुना है ना आपने, जो प्रधान वगैरह होते हैं ग्राम पंचायत से निकल के आते हैं। फिर पंचायत समिति में आप चले जाओ जो ब्लॉक लेवल पे होती है, ठीक है। जिला लेवल पे आपने सुना होगा जिला पंचायत का नाम। ये सब चीजें आप कहाँ पढ़ोगे, ये आप लोअर लेवल में कैसे शक्तियों को बांटा गया है राज्यों के अंदर, ये सब चीजें, तो ये आप यहीं पे आके देख पाओगे। इसी तरह अब आप जैसे देखते हो नगर पंचायत, जो गांव, नगर पंचायत कहाँ पे होती है, गांव में तो प्रधान वगैरह चुने जाते हैं, लेकिन अब नगर पंचायत में आपने देखा होगा चेयरमैन चुने जाते हैं, चेयरमैन होते हैं वहां पे, जो गांव थोड़ा सा वृद्धि कर चुके हैं, जो गांव नहीं रह गए लेकिन शहर भी नहीं बने, शहर और गांव के बीच में रह गए हैं, तो वो चीजें क्या होंगी, नगर पंचायत होगी वहां पे। फिर उसके ऊपर आप जाओ जिला लेवल पे देखो, तो आप नगर पालिका को देखते होगे, हो सकता है आपके यहाँ नगर पालिका हो। और उसके ऊपर चले जाओ तो आप नगर निगम देखते हो। तो अब आप कमेंट करके बताओ कि आपके यहाँ नगर पंचायत है, नगर पालिका है, या नगर निगम है। और इसी तरह बताओ, इसी तरह आप यहाँ पे बताओगे कि ग्राम पंचायत है आपके यहाँ, या फिर ब्लॉक लेवल पे अगर चले जाओ तो पंचायत समिति है आपके यहाँ, और या फिर आप जिला पंचायत से बिलोंग करते हो। आपने अपने क्षेत्र में जो भी आप वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके बताओ आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि राज्य विधायिकाओं को अधिकार है कि वो स्थानीय निकायों, यही स्थानीय निकाय है दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया, को अपनी कराधान शक्तियों में से कुछ अधिकार दे सकती है। यानी कि जो एक इसी तरह एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, ये तो सेंटर के फाइनेंस कमीशन की हमने बात की, इसी तरह होता है स्टेट एफसी, स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि फंडिंग करता है इनको, स्थानीय निकायों को। फंडिंग क्यों करता है, मान लीजिए नगर पालिका है, उसको सड़क बनवानी है कहीं पे, अब उसके पास पैसा नहीं होगा तो सड़क कहाँ से बनेगी, कहाँ से बनेगी बताएं आप। नगर पालिका अध्यक्ष कहाँ से बनवाएंगे सड़क वगैरह। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करेगा कि वहां पे फंडिंग करेगा, इसको पैसा कितना पैसा देना ये डिसाइड करेगा, ये रिकमेंडेशन करेगा, इसको राज्यपाल को कर देगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब ये पैसा कहाँ से निकलता है, ये निकलता है कंसोलिडेटेड फंड से। कंसोलिडेटेड फंड पर डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जाओ जाके देख लो कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, संचित निधि क्या होती है। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है माय फ्रेंड, फाइनेंस कमीशन कौन अपॉइंट करता है, फाइनेंस कमीशन को जो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। किस आर्टिकल में करते हैं, 280 में करते हैं। जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, उनके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उनके पास पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चेयरमैन के रूप में, एफसी के चेयरमैन के रूप में उसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा जिसके पास पब्लिक अफेयर का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो बाकी के 4 पर्सन हैं, जो जैसा कि मैंने बताया कि चेयरमैन के अलावा भी 4 पर्सन होते हैं, वो 4 पर्सन किस किस फील्ड से होंगे, तो ये होंगे कि हाई कोर्ट के जज की योग्यता रखता हो वो बंदा, एक बंदा ऐसा चुना जाएगा जो हाई कोर्ट के जज नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। दूसरा बंदा कौन होगा, जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो, किस चीज का स्पेशल नॉलेज हो, फाइनेंसिस का, अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट,
इन चीज़ों में उसने काम किया हो। तो एक बंदा वो होगा जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। चेयरमैन साहब क्या होंगे, पब्लिक अफेयर, वो लोगों के बीच में IAS अधिकारी होते हैं, सारी काम करने का अनुभव हो। और जो दूसरा बंदा होगा यहाँ पे वो स्पेशल नॉलेज रखता हो किसका, फाइनेंस का, अकाउंट्स का, गवर्नमेंट के। तीसरा बंदे के पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, वाइड एक्सपीरियंस। यहाँ पे देखिए स्पेशल नॉलेज है, लेकिन यहाँ पे वर्ड दिया गया वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल मैटर्स का तो वाइड एक्सपीरियंस हो ही हो, और साथ साथ उसका एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्या होना चाहिए, वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथे बंदे के पास क्या होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, जो ये फाइनेंस अकाउंट है और इकोनॉमिक्स है, उसमें अंतर क्या होता है। यहाँ पे देखो स्लाइड में दिया हुआ है कि वित्त आयोग के कार्य क्या क्या है। तो पहला कार्य तो यही है कि राष्ट्रपति को सिफारिश करे कि संघ तथा राज्यों के बीच में जो शुद्ध प्राप्तियां हैं, प्राप्तियां समझते हो ना, रिसिप्ट बोलते हैं इनको। रिसिप्ट मतलब जो भी टैक्सेस से कलेक्शन हो रहा है वो राज्यों को और केंद्र के बीच में कैसे बांटा जाए। आर्टिकल 275 मैंने आपको ऊपर बता ही दिया इसके बारे में, कि जो संचित निधि से राज्यों को अनुदान दिया जाता है वो आर्टिकल 275 में आता है। याद कर लो, ये पॉइंट पेपर में पूछा भी गया है 275 के बारे में, कि अनुच्छेद 275 करता क्या है, राज्यों को जो अनुदान या सहायता दी जाती है संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से सहायता जो दी जाती है वो 275 में आता है। आयोग क्या करता है, फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं, प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं कि इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखते हैं या रखवाते हैं बोला जाए। ये भी पॉइंट मैं आपको ऊपर क्लियर कर चुका हूँ कि राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर जो पंचायतें होती हैं, नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में से आवश्यक कदमों की सिफारिश करना है, मतलब कितना पैसा देना है, कैसा क्या खर्चा करना है। वित्त आयोग जो जो सिफारिशें दी जाती हैं वो सलाहकारी होती हैं, मैंने आपको बता दिया कि एडवाइजरी बॉडी होती है। तो इसे मानना या मानना सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको मैं कि मानना तो सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार मान लीजिए इनके रिकमेंडेशन को नहीं मानती है तो उसको संसद में जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम क्यों नहीं मान रहे हैं। तो एक तरह से एडवाइजरी बॉडी तो है ही है, लेकिन मानना ही पड़ता है भाई, आप संसद में बताइए जाके कि हम क्यों नहीं मान रहे। तो इसके साथ ही क्लॉज जोड़ा गया है, इसीलिए इनकी जो सिफारिशें होती हैं वो सरकार क्या कर लेती है, गवर्नमेंट मान लेती है। अब जो राज्य वित्त आयोग होता है उसका जो गठन होता है दोस्तों, वो आर्टिकल 243I और 243Y में इसके बारे में बताया गया है। वैसे 280 के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में, अगर राज्यों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आर्टिकल 243 में इसके बारे में बताया गया है, ये आप लाइन पढ़ सकते हो। ये राज्य वित्त आयोग के बारे में सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। पंचायतों, नगर पालिकाओं के बारे में, सचिव वगैरह सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दो, और नीचे मैंने एक मोबाइल नंबर दे रखा है, उसमें आप अगर मैसेज डाल दोगे या फ़ोन करोगे तो आपको इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस समय 15th फाइनेंस कमीशन का गठन हो चुका है। मैंने आपको बताया था हर 5 साल में इसका गठन होता है, तो इस समय जो चल रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। इसने क्या कहा है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार अगर मान लीजिए टोटल 100 रुपये का कलेक्शन करती है, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक साल में मान लीजिए 100 रुपये का कलेक्शन इन्होंने किया, तो इस 100 रुपये में आपको कितना रुपया देना होगा, कितना पैसा देना होगा राज्यों को, 41 रुपये देना होगा। यानी कि मान लीजिए 100% कलेक्शन होता है टैक्सेस का, तो उसमें से 41% आपको क्या करना पड़ेगा, राज्यों को देना पड़ेगा। जो 14वां फाइनेंस कमीशन था उसमें ये जो 41% था ये पहले 42% हुआ करता था। ये पहले क्या था, 42% हुआ करता था, अब इसको क्या कर दिया गया है, 41% कर दिया गया है, कितना आपको राज्यों को देना होगा। चलो, जो ये रिपोर्ट है, जो फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है, इसके बारे में भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने स्लाइड में इसके बारे में बना रखा है।
आप देखो क्राइटेरिया की कौन कौन से क्राइटेरिया लिए जाते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये सारी चीज़ें आपको ना तो किताब में मिलने वाली है, ना फिर आपको कहीं यूट्यूब में मिलने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल में आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छे से समझ लो। मैंने डिफरेंट साइट्स में जा करके न्यूज़ पेपर्स की क्लिप निकाल के ये सारी चीज़ें लेकर के आपके लिए आया हूँ। आप एक चीज़ और देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ही आएगा, लेकिन बन सकता है। अगर आप इतना पढ़ा है तो इसको भी पढ़ लो। क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, किस क्राइटेरिया के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि इतना पैसा यहाँ पे जाएगा राज्यों के पास। एक तो इनकम देखी जाती है, इनकम डिस्टेंस होती क्या है कि स्टेट वाइज इनकम देख रहे हैं हम। स्टेट वाइज इनकम देख रहे हैं कि मान लीजिए यूपी है, ये बिहार है, ये एमपी है, ये गुजरात है। हो सकता है कि यूपी की इनकम ज़्यादा हो सकता है बिहार की इनकम ज़्यादा हो सकता है एमपी की कम हो सकता है गुजरात की और भी कम हो, ऐसा पॉसिबल है। तो अब इनकम का भी क्राइटेरिया देखा जाता है। मान लीजिए कि यूपी साल भर में जो पैसा टैक्सेस से या इधर उधर राज्यों का जो कलेक्शन होता है उससे, मान लीजिए मैं 100 रुपये के आधार पर बता रहा हूँ, मान लीजिए 25 रुपये निकाल पाता है, बिहार आपका 21 रुपये निकाल लेता है, एमपी और भी कमा लिया 18 रुपये निकाल पाता है, गुजरात मान लीजिए आपका 22 रुपये निकाल पाता है। मान लीजिए इस तरह से है। तो अब ये अंतर तो है ना, ये 25 रुपये, 21 रुपये, 22 रुपये, 18 रुपये। तो जो इनकम डिस्टेंस है वो देखी जाती है। तो ये क्राइटेरिया है जो कि 14वें फाइनेंस कमीशन में, जो कि 15 से 20 तक चला था, उसमें ये 50% हिस्सा इसका लिया गया था। 50%, इसको घटा करके 45% कर दिया गया है। पॉपुलेशन, ये मैटर फंसा इस बार। पहले क्या था, पॉपुलेशन का 17.5% हिस्सा लिया जाता था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर जो फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंड करता था कि इनको पैसा ज़्यादा दो। अब बाकी राज्य जो थे साउथ के, उन्होंने इसका विरोध किया। जो साउथ के राज्य थे, ये इंडिया का मैप बना रहा हूँ मैं दोस्तों, टूटा फूटा मैप है ये। तो ये उत्तर भारतीय राज्य हैं, यहाँ तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो साउथ के राज्य हैं, इन्होंने पॉपुलेशन को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। इन्होंने कहा कि भाई हमने तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है, हमने अच्छा काम किया, लेकिन इससे हमको नुकसान हो रहा है। क्यों? आप पैसा हमको कम देंगे, आप हमको पैसा कम देंगे, रुपया कम देंगे, पैसा, मनी, क्योंकि अपना सपना मनी। तो ये विरोध कर गए इस चीज़ को लेकर के। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे। अच्छा, पॉपुलेशन ये भी रिकमेंड किया था इन्होंने कि जो जनगणना पहले आधार बनाया जाता था 1971 की जनगणना को, लेकिन जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने कहा कि भाई 2011 की जनगणना को लिया जाए। 2011 में इन राज्यों ने तो कंट्रोल किया, यहाँ की जनसंख्या घटी है पहले से, लेकिन यहाँ की जनसंख्या और बढ़ गई, तो इनको फायदा हो रहा है। जबकि काम अच्छा ये कर रहे हैं, लेकिन फायदा कौन ले रहा है? ये फायदा ले रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा विरोध किया। तो अब देख रहे हो कि जो 17.5, अब ये जो परसेंटेज है किस पे निकाला गया है? मैंने जो आपको बताया ना कि जो 41% कलेक्शन होगा, यानी 100 रुपए में से जो 41 रुपए राज्यों को दिया जाना है, अब इस 41 रुपए का 50%, 41 रुपए का 17.5%, 41 रुपए का 10%, 41 रुपए का 15%, 41 रुपए का 7.5%, इस हिसाब से कैलकुलेशन होती है। तो जो पॉपुलेशन को लिया गया था, हालांकि ये जो 14वां फाइनेंस कमीशन था इसमें 42% था, यहाँ पे घटा के 15वें फाइनेंस कमीशन में इसमें 41% कर दिया गया है। तो आप देखो पॉपुलेशन का हिस्सा 17.5 था, लेकिन इसको आधार नहीं बनाया गया यहाँ पे, क्योंकि विवाद हो रहा था इसको लेकर के। ठीक है, ये जो 1971 वाली पॉपुलेशन को लेकर था। तो पॉपुलेशन और 2011 की भी ली जाती थी, जिसका 10% यहाँ पे लिया जाता था ये हिस्सा, इसको बढ़ा करके यहाँ पे 15% इसको कर दिया गया है। तो ये हिस्सा पूरी तरह से 17.5% खत्म कर दिया गया है। 17.5% की भरपाई आप ये देखो यहाँ पे की जा रही है, यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, और एरिया वाइज आप देखो तो 15% था। फॉरेस्ट का 7.5% था, लेकिन यहाँ पे 7.5% नहीं लिया गया। अब फॉरेस्ट के साथ इकोलॉजी को जोड़ दिया गया 10%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को देख दिया गया 12.5%, टैक्स एफर्ट को 2.5% की, कौन कितना टैक्स का एफर्ट कर रहा है उसको 2.5% वेटेज दिया जाएगा। तो ये पूरा होता है क्राइटेरिया कि कैसे कैसे निर्धारण किया जाएगा कि कितना पैसा आपको दिया जाना है
इनको क्या बोलते हैं, राज्यों को। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे लगता है कि सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये भी चार्ट देख लो, राज्यों का चार्ट मैंने निकाल दिया आपके लिए। इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश को कितना पैसा मिल रहा है, इतने करोड़ रुपए। अरुणाचल को कितना मिल रहा है, इतने करोड़ रुपए। बिहार को कितना मिल रहा है, इतने करोड़ रुपए। गोवा को मिल रहा है इतने करोड़ रुपए, कितना कम है देखो। इसके बाद गुजरात कितना मिल रहा है, जो शेयर है वो ये दिया गया है, डिविजिबल पूल। इस 42% में से कितना शेयर था, और ये 41% में से कितना शेयर है, ये आप देख पा रहे होगे पूरा डिटेल। यूपी का देखो कितना है, यूपी का बहुत होगा, सबसे ज़्यादा यूपी का होगा। ये देखो यूपी का, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो अच्छी खासी है यहाँ पे, पॉपुलेशन है, टैक्सेस कलेक्शन अच्छा है, जो कि ऊपर दिखाया मैंने टैक्सेस का कितना पैसा लिया जाना है। तो ये सब रिसोर्सेज हैं, इस हिसाब से टैक्सेस का कलेक्शन होता है और पैसा को बांटा जाता है। ये ग्रांट के बारे में बताया गया है, कितना क्या अनुदान, ये भी आप डेटा चाहो तो पढ़ सकते हो, सारा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक बटन दबा सकते हो अगर पसंद आया हो, ना पसंद आया हो तो कमेंट करो, पसंद आया तो भी कमेंट करो। पीडीएफ चाहिए हो तो ये मोबाइल नंबर मैं आपको देता हूँ, इस मोबाइल नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। चैनल का नाम है पॉलिटी 2020। पॉलिटी के बेहतरीन लेक्चर यहाँ पे पड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।